नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, तो आज जो पार्ट 3 है, इसमें हमने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेने की। तो आज हमने यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर और साथ ही उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी लिए हैं, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है। साथ ही बहुत से मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बार बार मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि उनको PDF चाहिए हैं। तो PDF के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको फंडामेंटल, रूरल डेवलपमेंट आदि की जो हमारी वीडियो हमने डाली हुई हैं उससे रिलेटेड PDF आपको वहाँ पर दे दी जाएंगी। हम चाहते हैं कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करें और एग्ज़ाम क्लियर करें। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। तो आइए स्टार्ट करेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रत्यक्ष वह कर है जो, तो क्या है प्रत्यक्ष? तो प्रत्यक्ष वह कर है कि जो जिसका प्रथम भार एवं अंतिम भार एक व्यक्ति पर पड़ता है। तो प्रत्यक्ष क्या होता है? कर। तो जिसमें जो टैक्स आप देते हैं, जो आप कर लगता है, तो उसका जो पहला और आखिरी भार जो होता है टैक्स का, वो किस पर पड़ेगा? वो एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। प्रत्यक्ष कर है आयकर। प्रत्यक्ष कर का दोष है, कैसा होता है इसका दोष? तो इसका होता है असुविधाजनक। कोई प्राप्ति जो किसी प्रकार का दायित्व उत्पन्न नहीं करती कहलाती है, तो उसको कहा जाता है राजस्व प्राप्ति। सरकार के दिन प्रतिदिन को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो अर्थव्यवस्था की भाषा है यहाँ पर, तो उसका जो दिन प्रतिदिन है उसको गैर योजना व्यय कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको? गैर योजना व्यय। देखिए, डिटेल में करने का टाइम नहीं है, तो इसलिए हमारी कोशिश है हम जल्दी से जल्दी आपको वन लाइनर और MCQ के तौर पर ही आंसर समझा रहे हैं। ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते थे कहलाते हैं, तो वो क्या कहा जाएगा? उनको राजस्व व्यय कहा जाता है। पूंजी बजट में शामिल होता है, तो क्या होता है? पूंजी बजट के अंतर्गत शामिल किया जाता है पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय। बजट की अवधि होती है, तो सभी को पता है कि बजट क्या होता है? हर वर्ष पेश किया जाता है। तो क्या होगा? इसकी अवधि 1 साल, तो वार्षिक रहता है ना, तो 1 वर्ष। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? तो जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके लिए अगर घाटे का बजट होता है तो उनको फायदा होता है। तो क्या रहेगा? घाटे का बजट। बजट घाटे का एक अच्छा माप है। तो जो घाटे का जो बजट है उसका माप क्या होता है? तो वो होता है राजकोषीय घाटा। भारत में GST को कब लागू किया गया? तो भारत में GST 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। व्यापार शेष क्या है? तो यह दृश्य मदों का आयात और दृश्य मदों का निर्यात, यानी कि आयात और निर्यात। जब किसी देश के केंद्रीय बैंक में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोषों के संग्रह में कोई परिवर्तन न हो तो देश का क्या होता है? तो जो देश है उसका भुगतान संतुलन सदैव कैसा रहता है? वह शून्य होता है। भुगतान शेष का चालू खाता कैसा है? तो यह वास्तविक दोषों को दर्शाता है। कैसे? अल्पकालीन। थोड़ा ही हम मिस्टेक है तो टाइपिंग में। तो भुगतान शेष का चालू खाता होगा वास्तविक, और जो दोषों को दर्शाता है यहाँ पर आएगा, ये अलग से क्वेश्चन है यहाँ पर, दोषों को दर्शाता है यह अल्पकालीन। व्यापार क्षेत्र में कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं? तो याद रखेंगे, दृश्य मदें। व्यापार संतुलन का संबंध डैश से है। तो व्यापार जो संतुलन है किसके द्वारा होता है? व्यापार का संतुलन अगर सिर्फ आयात ही होता रहेगा, तो यानी कि चीज़ें अगर या निर्यात ही होता रहेगा तो क्या होगा? चीज़ों की तो बहुत ज़्यादा आ जाएगी मार्केट में। तो आयात और निर्यात के द्वारा ही व्यापार का संतुलन होता है। किसके द्वारा? आयात निर्यात। निजी ऋणों का भुगतान खाते की देनदारी प्रविष्टि में आता है। उत्तर रहेगा पूंजी। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा की दशा में विनिमय दर निर्धारण का कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? तो यह होता है क्रय शक्ति समता सिद्धांत। अपरिवर्तनीय, तो भारतीय मुद्रा कैसी है? तो भारतीय मुद्रा हमारी क्या है? यह अपरिवर्तनीय मुद्रा है। क्रय शक्ति समता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जो क्रय शक्ति समता है इसका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया है इरविंग फिशर। वह दर
जिस पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में विनिमय में किया जाता है कहलाती है। तो इसको कहा जाता है विदेशी विनिमय दर। यदि सरकार हस्तक्षेप न करे तो विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो यह किसके द्वारा होता है? यह होता है मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा। तैरती हुई विनिमय दरों को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? तो यह था 23 जून 1975 को। स्वर्णमान में विनिमय दर डैश होती थी। तो जब स्वर्णमान में कैसी होती है विनिमय दर? तो ये होती है स्थिर। स्थिर मतलब एक जैसी, ना कम ना ज़्यादा, ना घटना ना बढ़ना। डैश विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। तो यह है, तो क्या कहेंगे? लोचपूर्ण विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। विदेशी विनिमय दर और विदेशी विनिमय है कि पूर्ति में डैश संबंध होता है। कैसा संबंध रहता है इनके बीच? तो इनके अंदर सीधा संबंध रहता है। तो ये थे हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस। अब हम एमसीक्यू देख लेते हैं। आप भी देखिए, अगर आपको आता है तो आप जरूर मॉक टेस्ट टाइप इनको देख सकते हैं। नहीं आता तो घबराने की बात नहीं, आपको आंसर दिए जाएंगे, साथ ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वहाँ से अच्छे से अपनी रिविजन जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, आपको मैंने बताया है पहले, जो मेरे अगर आपने वीडियो देखी है, कि जो अर्थशास्त्र के अंदर क्या है, तो इसके अंदर दो पार्ट है। तो जो आपने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो पार्ट इकोनॉमिक्स के अंदर दो पार्ट हैं। एक है व्यष्टि और दूसरा है समष्टि। तो इन सभी के से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पहले भी डाले हैं सीरीज में, और अब इसमें भी हैं। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे? एमसीक्यू। अभी हमने वन लाइनर किया था। निम्न में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है? तो जो व्यष्टि के अंतर्गत है उसमें अर्थशास्त्र में, तो इसमें क्या अध्ययन किया जाता है? तो मुद्रा आपूर्ति, समग्र मांग, एक वस्तु की बाजार मांग या राष्ट्रीय आय, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, एक वस्तु की बाजार मांग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता? तो ये जो चार यहाँ पर ऑप्शन दिए, आपको इनमें से ये बताना है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिसके बारे में नहीं पढ़ा जाता, अध्ययन नहीं किया जाता, तो वह कौन सा है? तो वह रहेगा आपका ऑप्शन डी, बाजार कीमत का निर्धारण। क्योंकि रोजगार स्तर, समग्र पूर्ति और राष्ट्रीय, इनके बारे में तो समष्टि में अध्ययन होता है, लेकिन बाजार कीमत का निर्धारण नहीं होता। आर्थिक समस्या निम्न कारण से उत्पन्न होती है। तो आर्थिक समस्या यानी कि जो पैसे वगैरह की, आपको पता है आर्थिक प्रॉब्लम क्या रहती है, तो किस वजह से उत्पन्न होती है? एक राष्ट्र की उच्च जनसंख्या, क्रेताओं के बीच प्रतियोगिता, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग, या उत्पादक अधिकतम लाभ चाहता है। तो जो आर्थिक समस्या रहती है वह रहती है जो संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? तो केंद्रीय समस्या आपको बतानी है। तो वो अल्पमांग, एक अर्थव्यवस्था का संतुलन, किसके लिए उत्पादन किया जाए, या साधन के घटते प्रतिफल। तो यहाँ पर होता है जो केंद्र की समस्या रहती है, केंद्रीय समस्या अर्थव्यवस्था की, वो रहती है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। उत्पादन संभावना वक्र यानी कि पीपीएफ के बाहर का कोई बिंदु दर्शाता है, क्या दर्शाएगा ये? तो यह है क्या है? ऑप्शन 5 में रहेगा आपका उत्पादन का अप्राप्य संयोग। ऑप्शन बी करेक्ट है। किसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसकता है। तो कौन सी संभावना रहती है जो वक्र है वो जब दाईं ओर खिसकता है? तो ये रहता है ऑप्शन ए, विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि। क्या रहेगा? जब किसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसकता है, कब? जब विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि होती है। उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा हो सकता है जब, तो कब हो सकता है? तो यह हो सकता है जब सभी संसाधन
दोनों वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से क्या होंगे, तो समान रूप से अगर कुशल हैं तभी क्या है, वक्र एक सीधी रेखा हो सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्न में से कौन सी उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है, तो यह रहेगा आपका सभी संसाधनों का पूर्ण तथा कुशलतम उपयोग, बिल्कुल सही है। तकनीकी समान ठीक। संसाधन दो वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से कुशल नहीं है, तो यह सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन अवसर लागत के लिए सत्य है, तो आपका उत्तर रहेगा सही। अवसर लागत चयन की गई कीमत से कम, ज़्यादा या बराबर हो सकता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का विषय है, तो जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का विषय इसमें कौन सा है, तो वह है आपका भारत की 25% जनसंख्या निर्धन रेखा से नीचे है, या फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि से भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है, या फिर आय का समान वितरण भारत को निर्धनता मुक्त बना देगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, आय का समान वितरण भारत को निर्धनता मुक्त बना देगा। किसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा हो सकता है, तो उत्पादन संभावना एक सीधी रेखा कब हो सकता है, जब सीमांत अवसर लागत क्या होती है, घट रही है। ऑप्शन डी करेक्ट है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होता है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होता है, तो यह होता है बढ़ती हुई, ऑप्शन ए करेक्ट है, बढ़ती हुई सीमांत रूपांतरण दर के कारण। यदि कोई उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो अभी हमने नतोदर का, अब उन्नतोदर है, तो इसका क्या कारण हो सकता है अगर उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है, तो ये होगा आपका घटती हुई सीमांत रूपांतरण दर के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। निम्न में से अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या उत्पादन की तकनीक से संबंधित है, तो यहाँ पर समस्या पूछी गई है किसकी, जो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या जो उत्पादन तकनीक से संबंधित है वह आपको बतानी है, तो ऑप्शन बी कैसे उत्पादन किया जाए, ये हमने अभी वन लाइनर में भी पढ़ा है। निम्न में से अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या वस्तुओं की कितनी मात्रा उत्पादन किया जाए से संबंधित है, तो यह रहेगा आपका क्या उत्पादन किया जाए। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या का संबंध उन लोगों के वर्ग के चयन से है जो वस्तुओं का उपयोग क्या करते हैं, जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं, तो क्या है इसके लिए, तो यह रहेगा आपका किसके लिए उत्पादन किया जाए। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्न में से किसके कारण उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव नहीं होता, तो किसके कारण नहीं होता है, तकनीक में प्रगति, संसाधनों का विकास, तकनीक में अवनति या बेरोजगारी, तो उत्तर रहेगा ऑप्शन डी करेक्ट है, बेरोजगारी। निम्न में से किसके कारण उत्पादन संभावना वक्र में दाईं ओर खिसकाव होता है, तो किसके कारण जब उत्पादन होता है और जो संभावना वक्र है तो क्या है, ये किस तरफ खिसकता है, दाईं ओर, तो किस में होता है ये, तकनीक में प्रगति। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से किसके कारण उत्पादन संभावना वक्र में बाईं ओर खिसकाव होता है, तो दाईं ओर हुआ तो वो क्या था, तकनीक में प्रगति। अब आपको बताना है बाईं ओर, तो ये होगा तकनीक में अवनति। जब प्रगति है तो वो दाईं ओर है, अगर अवनति यानी कि घाटा है या माइनस में जाएगा तो वो अवनति यानी कि बाईं ओर खिसकाव होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। उत्पादन संभावना वक्र से बाहर एक बिंदु क्या दर्शाता है,
तो यह आपका अप्राप्य संयोग, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्पादन संभावना वक्र से अंदर एक बिंदु क्या दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, संसाधनों का अल्प प्रयोग। उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर एक बिंदु क्या दर्शाता है? उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर एक बिंदु क्या दर्शाता है? तो यह रहेगा ऑप्शन सी करेक्ट, संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो यह होता है जब असीमित मानव आवश्यकताएं तथा सीमित साधन। तो साधन तो सीमित है, लेकिन जो मानव की आवश्यकता उनको लगता है ये मेरी तो आवश्यकता पूरी नहीं हो रही, यानी कि असीमित आवश्यकताएं जब होती हैं और साधन सीमित रहता है तो क्या होगा, वहाँ पर आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अवसर लागत है, क्या है अवसर लागत, क्या है आपको ये बताना है। तो इसमें रहेगा आपका ऑप्शन दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत का त्याग, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण इसमें क्या है, राष्ट्रीय आय, आय तथा रोजगार, वस्तु की कीमत या कीमत का स्तर, आपको ये बताना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण यहाँ पर है वस्तु की कीमत से, ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण है? अभी हमने किसका बताया है, व्यष्टि का, तो अब हमसे पूछा गया है समष्टि का, तो यह रहेगा आपका आय तथा रोजगार, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा आर्थिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो देखिए क्वेश्चन में नहीं के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आर्थिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ऊपर आपका उत्तर रहेगा सामाजिक कल्याण, ऑप्शन डी करेक्ट है। सकारात्मक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो यह रहेगा आपका तथ्यों से, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। आदर्शता यहाँ पर आदर्शात्मक आएगा, आ की मात्रा लगाएं। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो क्या था, क्या होना, क्या है, क्या होगा, तो क्या होगा इसमें, तो क्या होना चाहिए, यह आदर्शात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है। संसाधनों की मुख्य विशेषताएं हैं, तो क्या है संसाधनों की मुख्य विशेषताएं? यह सीमित हैं, यह असीमित हैं। तो संसाधन क्या होता है, कई बार सीमित भी रहते हैं और कई बार असीमित भी, तो क्या रहेगा इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, ए तथा बी, ए तथा सी यह सीमित है और क्या है, इनके वैकल्पिक उपयोग हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? इकोनॉमिक्स किस प्रकार का विज्ञान है, सकारात्मक, आदर्शक या दोनों? तो इसके लिए आपका उत्तर रहेगा दोनों, क्योंकि जो अर्थशास्त्र है वह सकारात्मक और आदर्शक दोनों है। दो पक्षों के मध्य होने वाले ऐच्छिक वैधानिक एवं पारस्परिक धन के स्थानांतरण को कहते हैं, क्या कहा जाएगा इसको? तो इसको कहेंगे विनिमय, ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्न कथनों पर विचार करना है। वास्तविक अर्थशास्त्र वह है जो किसी तथ्य के कारण तथा परिणाम दोनों का अध्ययन करता है। तो बताए क्या ये सही है क्या, कि जो वास्तविक अर्थशास्त्र है वह किसी तथ्य के कारण तथा परिणाम दोनों का अध्ययन करता है, या वास्तविक अर्थशास्त्र केवल तथ्यों के परिणाम का अध्ययन करता है? दोनों कथन सत्य हैं या दोनों असत्य हैं, आपको ये बताना। तो इसका सही उत्तर आपका रहने वाला है ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। वास्तविक अर्थशास्त्र वह है जो किसी तथ्य के कारण और परिणाम दोनों को देखता है, अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को विधिवत जन्म देने का श्रेय किसे जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता कौन है, आपको ये बताना है। तो उत्तर रहेगा आपका एडम स्मिथ, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र है? तो यह रहेगा वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। निम्न में से किसे सूक्ष्म
अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, समष्टि या व्यष्टि? तो आपको ये बताते व्यष्टि अर्थशास्त्र को। निम्न में से आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? तो आर्थिक समस्या जो उत्पन्न होने का कारण है वह आपका है सभी। तो असीमित मानवीय आवश्यकताएं, सीमित साधन, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, तो सभी यहाँ पर ठीक हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। साधनों की सीमितता के कारण जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है उसे कहते हैं इसको कहते हैं चुनाव की समस्या, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अर्थव्यवस्था के प्रमुख केंद्र समस्याएं हैं, तो यह है आपका किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया, बिल्कुल सही है ये तो। वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, ये भी ठीक है। किसके लिए उत्पादन किया जाए अथवा उत्पादित वस्तुओं का वितरण हो, ये भी है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, आपको यहाँ पर यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 40। सूक्ष्म अथवा व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजबूरियों, आय, व्यक्तिगत उद्योग तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। तो क्या है सूक्ष्म अथवा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, यह विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों और मजबूरियों, जो मजबूरियां आई हैं तो उनके आय, व्यक्तिगत तथा विशिष्ट वस्तुओं का यह अध्ययन होता है। क्या, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, बिल्कुल सही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तियों के ठीक से परिभाषित समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, ये भी ठीक है। तो क्या होगा, दोनों ही कथन यहाँ पर करेक्ट होने की वजह से दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन सी ठीक रहेगा। अर्थशास्त्र के अनुसार कौन सी संस्था है जो वार्षिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को निर्बाध रूप से अंतः क्रिया प्रदान करती है? कौन सा रहेगा, तो बाजार, मार्केट, ऑप्शन डी करेक्ट है। अवसर लागत किस संकल्पना और दोनों पर लागू होती है, किस पर? व्यक्ति विशेष बजट, व्यक्ति विशेष समाज, समाज और उसका परिवार, सम्मान और ध्यान, किस पर? तो जो अवसर लागत की जो संकल्पना रहती है वो दोनों पर ही लागू रहती है, तो किस पर आएगा आपका यहाँ पर? तो क्या क्या आएगा आपका, तो एक ये आएगा व्यक्ति विशेष और समाज, दोनों पर, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन कितने व्यापक शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? तो ये 2 के अंतर्गत, ऑप्शन बी करेक्ट है। व्यक्तियों, परिवारों, फर्मों, उद्योगों एवं अनेक वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों इत्यादि का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है, कैसे किया जाता है? क्या समष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि? तो यह किया जाता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ऑप्शन बी करेक्ट है। कि डैश कीमत सिद्धांत अथवा मूल्य सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कीमत सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत के नाम से भी किसको जाना जाता है? तो यह रहेगा आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है इसको कीमत सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। मूल्य सिद्धांत को अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो यह अभी आपको बताया है मैंने, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। इनमें से कौन सा आर्थिक समस्या नहीं है? तो आर्थिक समस्या कौन सी नहीं है? भुगतान, कार्य और अवकाश के बीच निर्णय करना, ये तो नहीं है। एक समान और दूसरे पे व्यय के बीच, निजी बचत के वैकल्पिक तरीकों के बीच निर्णय, ये भी नहीं है। तो खाली खर्च के अलग अलग तरीकों के बीच निर्णय करना, ये क्या है, ये एक आर्थिक समस्या रहती है, ऑप्शन डी करेक्ट है। किराया एक लागत है जिसे डैश के लिए भुगतान किया जाता है, भूमि, खाने की दुकान, इमारत या फैक्ट्री। तो जो किराया एक लागत रहती है जो आमतौर पर भूमि के लिए ही हम भुगतान करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। मांग का कानून का तात्पर्य है कि जब किसी वस्तु के लिए अतिरिक्त मांग होती है तो जब अतिरिक्त मांग होती है तो क्या होता है, वस्तु की कीमतें घटती हैं, बढ़ती हैं, समान रहती हैं या गिरावट आती है वस्तु की मांग में? तो इसमें क्या रहेगा, वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं
जब कोई वस्तु की अतिरिक्त मांग होती है। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में शामिल हैं। तो मांग को कौन कौन से तत्व पर? आय में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। वस्तु का मूल्य, ये भी ठीक है। रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, ये तो आपने देखा ही, आपकी रुचि और फैशन में परिवर्तन आता है, बिल्कुल ठीक। व्यापार की दशाओं में परिवर्तन, यह भी ठीक है। और भविष्य में वस्तुओं के मूल्य को बढ़ने की संभावना, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होने की वजह से ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पांचों ही ठीक है। निम्नलिखित में से मांग के नियम की विशेषताओं में सही नहीं है। तो मांग की विशेषताओं में सही क्या नहीं है? यह नियम अन्य बातें समान रहने पर क्रियाशील नहीं रहता। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का छोड़ना पड़ता है, ये क्या कहलाता है? जब हम एक कोई चीज़ लेते हैं और उसके बदले हमें दूसरी कुछ मात्रा छोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाएगा अब क्या? अवसर लागत। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से असत्य, अब इसमें आपको असत्य बताना है। क्या बताना है? असत्य। उदासीनता वक्र दाहिनी और नीचे की ओर झुकता होता है, ये तो सही है। यह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है, ये भी ठीक है। उदासीन वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता। उदासीनता वक्र एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर काटते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न बंडलों को प्रदर्शित करता है जिन पर संतुष्टि समान होती है, उसको क्या कहेंगे? जो दो वस्तुओं के ऊपर दो वस्तुएं होती है और जो उनके बंडलों को प्रदर्शित करता है, पर संतुष्टि क्या होती है? दोनों की एक जैसी, क्या कहा जाएगा उसको? तो इसको उदासीनता वक्र कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया? तो व्यष्टि और समष्टि जो वर्ड्स थे, इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो यह आपका ऑप्शन बी ठीक है, रैगनर फ्रिश के द्वारा। तो ये थी हमारी सीरीज। आप जरूर सीरीज के जो आज के क्वेश्चंस थे आप ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। साथ ही आपको PDF टेलीग्राम पर कहा गया है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत से पूछ रहे हैं कि आपका जो टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, तो वह जो चैनल का नाम है सेम वही नाम है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सब मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे जो चैनल पर आपको रूरल डेवलपमेंट, फंडामेंटल, इंश्योरेंस, उसके अलावा आप